तो हिमाचल का जनादेश एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अब तक की ताजा तस्वीर। आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। 40 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है, जबकि 25 सीटों पर लीड के साथ बीजेपी है। एक सीट पर अब भी बढ़त बनाए हुए है। और इसी के साथ आपको हम सबसे पहले बता दें इस वक्त की बड़ी खबरें, यानी कि हेडलाइंस क्या है। हिमाचल में 40 सीटों के साथ कांग्रेस को बहुमत, बीजेपी के खाते में गई 24 सीटें। एक सीट पर अभी भी आगे है बीजेपी। बहुमत नहीं मिलने पर जयराम ठाकुर ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। कहा जनमत का करते हैं सम्मान, बहुमत संभालना कांग्रेस का काम। सरकार बनने पर कर्मचारियों, महिलाओं और युवाओं से किए वादे पूरी करेगी कांग्रेस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा किसानों, बागवानों का भी रखेंगे ख्याल। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने सभी को दिया जीत का श्रेय। कहा प्रियंका गांधी ने की बहुत मेहनत, विधायकों से बैठक के बाद तय होगा सीएम का नाम। नतीजों पर हिमाचल से लेकर दिल्ली तक जश्न। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिंदाबाद के लगाए नारे। जयराम सरकार के 10 में से 8 मंत्री हार गए चुनाव। चुनाव जीतने वाले 2 मंत्रियों में विक्रम सिंह और सुखराम चौधरी के नाम शामिल। और कश्मीरी पंडित समुदाय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। 1989-90 के नरसंहार की एसआईटी जांच से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन की खारिज। क्यूरेटिव पिटीशन ही था अंतिम कानूनी उपाय। तो हिमाचल का जनादेश की जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ है। हिमाचल के जन यानी हिमाचल के अवाम ने अपना आदेश सुना दिया है। हिमाचल की जनता ने यह आदेश कर दिया है कि कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा। जी हां, कांग्रेस ने 40 सीटें अपने नाम कर ली हैं। एक कांटे के मुकाबले में, सुबह से जैसे लगातार आपको हम बता रहे थे कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। और इस कांटे के मुकाबले में हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को इस बार सत्ता सौंपी है। यानी जो रिवाज था हिमाचल प्रदेश में, उस रिवाज को बरकरार रखा है। और जो बीजेपी की जो कोशिश थी कि मिशन रिपीट, उससे कहीं ना कहीं एक धक्का लगा है। और हिमाचल की जनता ने यह साबित कर दिया है कि आखिरकार फैसला उन्हें ही लेना है कि सत्ता में कौन आएगा और किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे। क्या जमीनी मुद्दे ही हावी रहे, क्या बाहरी मुद्दे या जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उनका जोर कम रह गया। ऐसे कई सवालों का जवाब हिमाचल की जनता ने दे दिया है। और जो आंकड़े इस वक्त हैं, 68 सीटों वाले असेंबली में हिमाचल में सत्ता आने के लिए 35 सीटें चाहिए होती हैं। और कांग्रेस को हिमाचल की जनता ने 40 सीटें दी हैं, 40 सीटों का तोहफा दिया है। बीजेपी ने 24 सीटें हासिल की हैं, जबकि एक पर बढ़त बनाई हुई है। तो इस नतीजे को लेकर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो क्या कहते हैं, चुनावी विश्लेषक क्या कहते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नागेंद्र राठा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हम इस पर बातचीत करेंगे उनसे कि क्या ये नतीजा ही था जो संभावित था। आपका स्वागत है नागेंद्र राठा जी। अब इस नतीजे पर क्या कहेंगे? सुबह भी आपसे कई बार बातचीत हुई, तो क्या ये नतीजे जो सामने आ रहे हैं, क्या इसी की तरफ हिमाचल की जनता ने बहुत पहले से मन बना लिया था? जी हाँ, जैसे हम आपके चैनल में हम काफी अरसे से बातचीत कर रहे हैं, कोई 3 हफ्ते हो गए हैं जी। उसमें शुरू से भी हम ये बात करते थे कि अब जो आपके मुद्दे हैं, जो प्रादेशिक मुद्दे होते हैं, जो राज्य स्तर के मुद्दे होते हैं, नेशनल स्तर के मुद्दे होते हैं। तो पहले तो हिमाचल प्रदेश की जनता को हम सबको मुबारकबाद देना चाहिए कि उन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखा है। यहाँ पर जो रिवाज था वो नहीं बदला, उन्होंने राज बदल दिया है। वो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ हमेशा पिछले 35 साल से मत देते रहे। यहाँ की जनता काफी प्रबुद्ध और जागरूक है और हर चीज को तराजू में तोलती है। लोकतंत्र का जो तराजू है उसमें तोलती है। जो आपके मुद्दे थे, जैसे बेरोजगारी है, स्टेट में 10 लाख के करीब
बेरोजगार युवक है हिमाचल प्रदेश में, और महंगाई मुद्दा था। ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा था, ये हमने कई बार, आपने भी इसका जिक्र किया, आप इसके बारे में काफी इसका गंभीरता से विश्लेषण करते थे। ये ओपीएस का, ओपीएस में कर्मचारी ने कांग्रेस पार्टी की इतनी मदद की, क्योंकि ओपीएस एक ऐसा मुद्दा जिसमें आपका जो लेबर फोर्स होता है किसी भी कंट्री में, जब कैपिटल ग्रो करता है तो आपको लेबर को शोषण करने से आपका क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज को जब 58 साल की उम्र में जब रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप उनको 3-4 हजार देंगे तो उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। प्राइवेट क्षेत्र में हम देखते हैं, इवन जर्नलिस्ट है या कोई दूसरे प्राइवेट क्षेत्र में कर्मचारी होते हैं, उनको 60 साल की उम्र में एक ऐसे मुकाम पे छोड़ दिया जाता है जहां पे उनका इकोनॉमिक सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह अगर गवर्नमेंट भी, जो आपकी लोकतंत्र में गवर्नमेंट का काम होता है कि आपने जनता को एक मदर का काम करना है, और अगर जनता या आपके अपने कर्मचारी को, जिन्होंने अपने जिंदगी की जवानी आपके लिए निछावर की है, लोक सेवा के लिए की है, और राज्य और आपके केंद्र के लिए डेवलपमेंट के लिए किया, अगर आप उनको पेंशन नहीं देंगे, 2-3 हजार में गुजारा बहुत मुश्किल होता है। तो एक नौबत ऐसी आ सकती है कि एक स्टेज पे वो सुसाइड भी कर सकते हैं। इसके साथ आपका था बागवानी बहुत बड़ा मुद्दा था। बागवान यहाँ के काफी अरसे से 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, अब मैं इस पर आता हूं बागवानी वाले मुद्दे पे। मेरा पहला सवाल ये है कि आप जब ये कह रहे हैं कि ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा था एंड इसने एक पिवटल रोल प्ले किया है, तो मेरा ये सवाल है कि क्या बीजेपी जो सत्ताधारी दल है उसके जो बड़े थिंक टैंक हैं, क्या उनके जहन में ये बात नहीं आई? क्या वो इसकी गंभीरता को समझने में नाकाम रहे? नहीं, इसमें एक्चुअली क्या, आप बीजेपी का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो आपकी केंद्रीय स्तर की बीजेपी का जो संगठन है, उसमें केंद्रीकरण हुआ सब फैसले दिल्ली से लिए जाते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश में ओपीएस यहाँ के अगर चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करके केस सेंटर को देते हैं, तो सेंटर को फैसला लेना था। अगर सेंटर ने सिर्फ फैसला इस वजह से नहीं लिया कि वो बाकी राज्यों में भी लागू करना पड़ना था, ये मजबूरी होनी थी, और सेंटर जो सेंटर केंद्रीय कर्मचारी उनको भी ओपीएस के अंतर्गत लाना पड़ना था। इस वजह से सेंटर ने जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है उसको इग्नोर कर दिया। जो लेकिन जयराम ठाकुर ने तो ये कहा था कि ओपीएस अगर कोई दे सकता है, ये सुविधा कोई दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमने इसके लिए एक समिति बना दी है, वो इसका अध्ययन करेगी, वो रिपोर्ट देगी। तो क्या इस बात पे हिमाचल की जनता ने भरोसा नहीं किया? बिल्कुल नहीं। जयराम ठाकुर चाहते थे, हिमाचल प्रदेश की जनता ने ये समझ लिया था कि जयराम ठाकुर की हाथ में जो आपके इस लोकतांत्रिक प्रणाली में जो आपका सत्ता है उनके हाथ में नहीं, क्योंकि इसका फैसला अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बड़े वैज्ञानिक तरीके से साइड में कर रही थी इशू को, क्योंकि उन्होंने बाद में ये जो मुद्दा था ओपीएस का, ये बाद में इसका मेंशन कहीं किया गया, जो आपका मैनिफेस्टो आया था उसमें कहीं मेंशन किया, बागवानी का मुद्दा मैनिफेस्टो में कहीं पर नहीं था। तो बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि जो आप बागवानी का मुद्दा है या ओपीएस का मुद्दा है, इसको दरकिनार कर दो, और हम दूसरे जो आपका वोट बैंक है वो क्रिएशन करने की पैरेलल में अल्टरनेटिव। लेकिन बातें तो डबल इंजन की सरकार की जा रही थी कि केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार दोनों मिलकर हिमाचल की जनता का जो है वो भाग्य पलट सकती है। तो फिर ये डबल इंजन की सरकार इस फैसले को लेने में इतना क्यों हिचकिचाई? जो मैं पहले आपसे कहा कि अगर ये हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो बाकी राज्यों में 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां भी लागू करना लाजमी था। अभी कर्नाटक की इलेक्शन आने, दूसरी स्टेटों की इलेक्शन आने अगले साल, तो वहां भी चाहिए। और कर्नाटक में तो आज शुरू कर दिया, एम्प्लॉइज ने मांगना शुरू कर दिया ये ओपीएस का जो स्कीम है, इसके तहत उन्होंने कह दिया प्रदेश सरकार को कर्नाटक में कि भाई हमारे को भी वो फैसिलिटी होनी चाहिए जो आप 2003 से पहले देते थे। और उसी तरह केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज भी यही डिमांड करेंगे, और ये डिमांड बहुत जेन्युइन है। ये लोकतंत्र में आम आदमी किया, जो कर्मचारी आपका काम कर रहा है, अब जिसने अपनी जवानी निछावर कर दी गवर्नमेंट के लिए, उनको मिलना चाहिए वैसे। अब उसके बाद था आपका रेबल हिमाचल प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट था। बीजेपी में हमने पीछे भी जिक्र किया, आप काफी जिक्र करते, रेबल के बारे में काफी प्रश्न पूछते थे। रेबल आपके जो बागी उम्मीदवार थे बीजेपी में, 21 उम्मीदवार थे, उन्होंने पूरा आंकड़ा जो खेल था राजनीति का, उन्होंने काफी बिगाड़ा बीजेपी को। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ ओपीएस जैसे मुद्दे ने बीजेपी को आशा पूरी करने से रोक दिया, वही बीजेपी की ये जो सीट यानी सीटों का जो बंटवारा है और जिस तरह से बीजेपी के बागी खड़े हो गए, ये एक बड़ा धक्का पहुंचाया उन्होंने।
बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ बीजेपी को। बीजेपी का जो आपका मोराल था, एक पॉलिटिकल मोराल होता, उसको इसने 21 अगर आपके बागी किसी भी पार्टी में खड़े होते हैं वो पूरा मोराल तोड़ देते हैं। अब उसमें हुआ क्या है आपका ना, आपका ये जो हिमाचल प्रदेश में 3 सेंटर हो गए थे सत्ता के, एक तरफ जयराम जी थे, दूसरी तरफ नड्डा जी थे। नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। नड्डा जी ने दिल्ली में बैठे हुए जमीनी हकीकत को इग्नोर करते हुए ये मानकर चले हुए थे कि हम दिल्ली में बैठे हुए, हिमाचल छोटा राज्य है, हम इसको जीत सकते हैं क्योंकि मैं भी वहीं से आता हूं, ये करके उन्होंने अपने मन में ये निर्णय फैसला ले लिया था। उसी तरह मोदी जी ने और शाह जी ने भी इसको इग्नोर किया। हिमाचल प्रदेश आते तो वहां से अनुराग ठाकुर भी हैं, आते तो वहां से जेपी नड्डा भी हैं, तो क्या ये अगर उन्होंने सोचा भी था। जी 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 बोले 3 सेंटर पावर के बन गए ना। एक आपका नड्डा जी वाला होगा जो केंद्र से होता था, दूसरा आपका अनुराग और धूमल जी का वो एक हो गया, तीसरा हो गया सीएम साहब का। सीएम आपके मतलब ये जयराम जी थे। 3 सेंटर के बीच में रस्साकसी चली हुई थी। ये आपका जो खेल होता है, आंतरिक इन फाइटिंग जो होती पार्टी में ये मीठे मीठे तौर पे अंदर से चली हुई थी और जिसकी मैनिफेस्टेशन आपकी 2-3 साल के बाद चुनाव में बाहर आ गई। लेकिन राठा साहब, पसीने तो सबने बहाए, सबने धूल खाई, सबने पसीने बहाए, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, बल्कि और कितने न जाने केंद्रीय मंत्री। फिर भी ऐसा क्यों? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये फैक्शन जो है सच में बहुत गहरा था, इनके बीच की दरार, लेकिन जाहिर ये किया जा रहा था कि हम बहुत इंटैक्ट है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो दिल्ली में बैठे अगर आप कोई मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी बीजेपी का ये दावा करता है कि सब कुछ ठीक है उनके घर में हिमाचल प्रदेश में, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री जी को आपके जो फतेहपुर से जो आपके रेबल बागी उम्मीदवार परमार जी उठे हुए थे उनसे खुद बात करनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश की हर सीट को दिल्ली में बैठे मॉनिटर कर रहे थे। यही रीजन था कि उन्होंने डायरेक्ट उनसे बात करी, पर परमार जो उम्मीदवार वहां से बागी उठे हुए थे फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांगड़ा जिले में, उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ यही नहीं है, बाकी दूसरे फैक्टर भी हैं जो आपके जो मुद्दे थे यहाँ पे, उसको भी बीजेपी ने जो अभी आप बागवानी का जिक्र कर रहे थे, ये कितना बड़ा मुद्दा बन गया अपने आप में? बागवानी प्रदेश में देखो, बागवानी एक ऐसा सेक्टर हिमाचल प्रदेश में जो आपके 10 लाख लोगों को रोजगार देता है। आपके 2 लाख बागवान इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बागवानी पर डिपेंडेंट है, सेब की बागवानी से। और ये आपकी अर्थव्यवस्था है 5500 करोड़ की। 5500 करोड़ आप हर साल जनरेट करते हो हिमाचल प्रदेश में। और 10 लाख लोगों का अगर 2-5 अगर लोगों को आप परिवार की डिपेंडेंसी रखिए तो 10 लाख ये डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट को अगर मिलाएं तो आप इसको मिला के 15 लाख लोगों को रोजगार देता है। इसको पूरे 5 साल में आपने एक ऐसे मंत्री को इसका मंत्रालय दे दिया बागवानी का, जो जिसके अंदर क्षेत्रवाद की भावना थी और उन्होंने बिल्कुल इग्नोर करके रखा। शुरू में जो प्रॉमिसेस किए, जब सेब सीजन की बारी आती थी उस वक्त जस्ट उल्टा डिसीजन लेते थे। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत राइज हो रही थी, उनको रिटर्न नहीं मिल रहा था। बागवानी में जो आपके बड़े बड़े आड़ती लोग हैं ये इसको कंट्रोल करते थे और उससे बागवानों को हर साल बागवानों को नुकसान होता, उनकी लागत भी नहीं आ रही थी। इसे बागवान जो हिमाचल प्रदेश के वो 17 चुनाव क्षेत्र को प्रभावित करते और उन्होंने भी बीजेपी इस पर जो जीएसटी का मुद्दा था उस पे तो बीजेपी ने ये भरोसा दिला दिया था कि देखिए जी हम जो जीएसटी है वो कम कर रहे हैं और इससे आपको राहत मिल जाएगी। नहीं, जीएसटी तो बहुत छोटा मुद्दा था। जीएसटी का मुद्दा क्या था? देखो, आप जो कार्टन होते हैं जिसमें सेब भरते हैं वो आपका 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया था। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि हम इसको 12% पर ले आएंगे, पर उसमें भी देखिए क्या वो चालाकी होगी गवर्नमेंट की तरफ से या की गई डेलिबरेटली मिनिस्टर ने मिलके। उसमें ये हुआ जो आपका जैसे आपकी कार्टन की जब सप्लाई होती है बागवानों को, तो जो बीच वाला होता है जो सप्लायर होता है वो तो उसको जाना था बेनिफिट को, कोई ग्रोवर को बिलिंग तो होती नहीं है और ग्रोवर को डायरेक्ट बेनिफिट उसका ट्रांसफर नहीं होना था, नंबर 1। दूसरा, आपका जो आपके पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वो पूरा बंद कर दिया था। पिछले 5 साल में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड दिया नहीं बागवानों को, पूरा बंद हो गया। उनको मार्केट में इस तरह छोड़ दिया गया, मार्केट पे, ओपन मार्केट पे। वहां पे प्राइसेस आपके 20% से लेकर 350% इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में इंक्रीज हो गया। उसके बाद जी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के बाद जो जितने खाद है आपकी उसमें भी बहुत ग्रोथ, बड़ा भारी राइज था। जो इन्फ्लेशन का राइज हुआ, इससे उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बहुत मल्टीप्लाई होगी, तो उस हिसाब से उनको रिटर्न नहीं मिल रहा था हिमाचल प्रदेश में। और यही रीजन रहा कि पूरे
बागवानों ने 4 एजिटेशन की हिमाचल प्रदेश में, स्थानीय स्तर पे भी की और शिमला भी वो अपना एक राज्य स्तर का एजिटेशन किया था उन्होंने। लेकिन बीजेपी ये मानकर चली थी ये बागवान से शायद उनको ज्यादा फायदा नहीं होगा। पर पीछे भी एक बार आपको याद होगा 91 में एक बार चांदा कुमार जी की गवर्नमेंट बनी थी, तब भी कर्मचारी और बागवानों की जो गठबंधन बना था उस वक्त बीजेपी को यही मुद्दा था, दोनों ये मुद्दे बने थे। उन्होंने कर्मचारियों के साथ कुछ ऐसे लाठीचार्ज वगैरह करके या जो उनकी डिमांडें जेन्युइन डिमांडें नहीं माननी, कर्मचारी पूरा उनके खिलाफ हो गया था। और साथ में बागवानों का भी जो डिमांड थी जेन्युइन डिमांड उनको मानने से मना कर दिया था। वो ये दोनों इकट्ठा गठबंधन बना के ये बीजेपी को उस वक्त भी गवर्नमेंट का फॉल हुआ था और हार गई थी सरकार। तो जो दो बड़े मुद्दे आपने गिनाए, ओपीएस और बागवानी, लेकिन इनके बाद जो और क्या ऐसे मुद्दे रहे जिसने बीजेपी की जितनी आशा थी सीटों के मामले में वो उसे पूरा करने से रोक दिया? क्या उसमें जो बेरोजगारी का एक विषय है, जो अभी प्रतिभा सिंह ने भी कहा कि पुलिस भर्ती वाले मामले में स्कैम हो गया था, उससे जो युवाओं को बहुत बड़ा धक्का लगा, ऐसे क्या और मामले जुड़े हैं उसमें? हाँ जी, जो बेरोजगारी है बहुत बड़ा मुद्दा था स्टेट में, वो हमने सिस्टमैटिकली, मैं अभी भी बोल रहा था पहले आपको, बेरोजगार आपके 10 लाख युवक बेरोजगार है हिमाचल प्रदेश में। ये जो टोटल वर्कफोर्स है उसका कोई आपका 40-50% के आसपास आता है। 10 लाख युवक एक ऐसी आबादी में, जहां एक ऐसे राज्य में जहां जिसकी आबादी 70 लाख है, 10 लाख वर्कफोर्स का 10 लाख बहुत ज्यादा आंकड़ा होता है। तो ये जो बेरोजगार युवक, इनको ये लगता था कि सरकारी नौकरी आएगी, कब आएगी, नहीं आएगी। अच्छा, बीच में जो आई उसमें कोई हाई कोर्ट में केस चले गया, कोई सुप्रीम कोर्ट में चले गया, जो वो नागेंद्र जी रिजल्ट थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ रहा है, संजय कुछ कह रहे हैं, मैं उनको चाहता हूं कि हमारे दर्शक उनको सुने। ये सुनते हैं उनका स्टेटमेंट, उसके बाद फिर हम वापस नागेंद्र जी के पास जाएंगे। आज जो ज्वालामुखी की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया वोट के रूप में और चुनकर जो है वो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजा है, मैं तहे दिल से उनको प्रणाम करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो है वो मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया है और मुझे जो है वो अपनी रहनुमाई करने का मौका दिया है। मैं उन तमाम मतदाताओं को और तमाम ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस काम को करने के लिए आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया है, मैं उसको बेखूबी करने का प्रयास करूंगा और जो विकास हमारे इस चुनाव क्षेत्र का पिछड़ गया था उसको हम पूरा करेंगे, उसको आगे ले जाएंगे और नए नए विकास के आयाम जो है वो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में स्थापित करेंगे और एक अच्छा आदर्श चुनाव क्षेत्र ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र को बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जो वादे मैंने अपने मैनिफेस्टो में ज्वालामुखी की जनता से किए हैं, मैं उन वादों को पूरा करने का भरपूर प्रयास करूंगा और आने वाले अगले चुनाव के लिए आज से ही रणनीति बनाकर मैं जनता को समर्पित रहूंगा। 24 घंटे मेरे दरवाजे जनता के लिए खुले हैं। तो आपने सुना, ये कह रहे हैं ज्वालामुखी की जनता ने उन्हें जो जीत दी है उस पे वो बिल्कुल खरा उतरेंगे उनकी उम्मीदों पर। तो इस तरह से तमाम ऐसे जो भी कैंडिडेट, जो उम्मीदवार जिन्होंने जीत हासिल कर ली है, उनका फिलहाल वक्त यही कहना है कि उन पर जो भरोसा जनता ने जताया है उस भरोसे पर वो हर हाल में खरा उतरने की कोशिश करेंगे। वापस मुड़ते हैं नागेंद्र जी की तरफ। नागेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विश्लेषण कर रहे हैं हमारे साथ इस नतीजे का, वरिष्ठ पत्रकार है और लगातार, यानी कि चुनाव जब हो रहे थे उसके पहले से लेकर लगातार इस पर वो अपनी बात रखते आ रहे थे। नागेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जहां तक बात मुद्दों की है या जहां तक बात प्रचार की है, धुआंधार प्रचार हुआ था। मुझे लगता है कि एक इतिहास बना था पहली बार कि तमाम के तमाम 68 सीटों पर बीजेपी ने एक ही दिन में 68 रैलियां करवाई थी और की थी बल्कि। तो इन सब के बावजूद क्या ये एक सबक है कि अगर विधानसभा का चुनाव है तो वहां स्थानीय मुद्दे ही वही उसी का सिक्का चलेगा, जबकि नतीजों के एतबार से देखें तो दूसरे जगहों के नतीजे कुछ और आते हैं, गुजरात में नतीजा कुछ और आता है, लेकिन हिमाचल में ऐसी क्या खास बात है कि वहां पर स्थानीय मुद्दे जो है वो हावी रहे? हिमाचल प्रदेश में जो गुजरात के साथ हिमाचल की तुलना हम नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश में एक तो लिटरेसी रेट बहुत हाई है, यहाँ का जो वोटर है, यहाँ का नागरिक है, वो बहुत सचेत है, जागरूक है और प्रबुद्ध है, पढ़े लिखे लोग हैं और छोटे छोटे चुनाव क्षेत्र हैं। जो एक चुनाव क्षेत्र में होता है दूसरे में पता चलता है, एक होने की बात दूसरे में लगती है। और जो हिमाचली है, जो एक पर्सनैलिटी है यहाँ पे, जो स्टेट की जो राज्य की एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी होती है, वो बाकी राज्यों से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर 118 सेक्शन है। यहाँ 118 सेक्शन का मतलब कि बाहर का कोई लोग आदमी यहाँ पे लैंड, एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकता है।
इसका जो हमारे पुराने जो पॉलिटिशियन थे या जो एडमिनिस्ट्रेटर थे या जो यहाँ के सोसाइटी के बड़े बड़े चिंतक थे, उन्होंने ये फैसला ये लिया था कि अगर पहाड़ी राज्य स्पेशल हमारा वो रहन सहन संस्कृति है, अगर बाहर के लोग यहाँ ज्यादा आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में 370 था, उसका एक सेक्शन जो 118 होता वो स्पेशल राज्य के लिए बहुत जरूरी था। परमार वीरभद्र जी वगैरह ने ये इम्प्लीमेंट किया था 118, उसमें बाहर के लोग यहाँ नहीं आते। जो आपकी हिमाचलियत होती है उसकी डेफिनेशन में 99% लोग हिमाचल के होंगे, और हिमाचलियत इस वजह से यहाँ का जो आपका पॉलिटिकल थिंकिंग है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हिमाचल प्रदेश में कोई आदमी लैंडलेस नहीं है। यहाँ पे लैंड रिफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, जो भी पिछली सरकार ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने तब किया था 70s में। तो आप हिमाचलियत की बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचलियत का जो है सिक्का वो चला है। मैं आपके पास फिर वापस लौटता हूं, हमारे साथ बने रहें। इस वक्त एक और अहम बयान यहाँ पर है, हम आपको सुनाते थे। RS बाली क्या कहना चाह रहे हैं ये आपको हम सुनाते हैं, और उसके बाद फिर वापस नागेंद्र के पास लौटेंगे। हर बहन, हर भाई, हर बुजुर्ग के दिल में है कि कल नगरोटा इस हाथ में जाएगा तो सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये जीत उस नौजवान की जीत है जिसने भरोसा जताया, जिसने आशा जताई कि हम सब इकट्ठे मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलेंगे। सबसे पहले सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं, उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। अभी तक 39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं।